Hello guys, again welcome to the channel of Equilibrium classes. So अभी तक हम लोगों ने अकाउंटेंसी क्लास 11th के सिलेबस में 2 चैप्टर कर चुके हैं अभी तक हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करवाया था और सेकेंड चैप्टर जो मैंने आपको करवाया था वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो अब मैं थर्ड चैप्टर की स्टार्ट करने वाला हूँ। थर्ड चैप्टर इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, नहीं तो बहुत लेमैन टर्म्स में व्हाट यू कैन से इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं वो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ पे जा सकते हो। और अगर आपको फोन या व्हाट्सएप वगैरह में चाहिए पीडीएफ तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे। सो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहली चीज जो वहां पे लिखी हुई है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिन्हें बोला जाता है गैप। फर्स्ट चैप्टर में एक चीज थी जो शायद अभी मैंने नहीं करवाई थी, अकाउंटिंग को एक साइंस कहा जाता है। बहुत बार बच्चे पूछते सर वाई साइंस, अकाउंटेंसी तो कॉमर्स का पार्ट है तो क्यों हम अकाउंटिंग को एक साइंस बोल रहे हैं। तो जैसा हमने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी चीज हम साइंस में पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, आप कुछ भी साइंस में टॉपिक पढ़ते हो तो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सेम मैनर अकाउंटिंग में भी हम जो चीज करेंगे, हम जो अकाउंटिंग करने वाले, हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब जो करेंगे वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी अकाउंटिंग कर लीजिएगा, आप अपने मन से कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई कर दीजिएगा। आप जो भी अकाउंटिंग करिएगा उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस फॉलो होंगे वो सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसलिए अकाउंटिंग को एक तरह से साइंस बोला जाता है। उन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या बोला गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो दीज आर रूल्स, तुम डेफिनेशन देखो पीडीएफ में, these are rules or norms followed by accountants universally you have to follow these set of rules and guidelines while recording business transactions. These principles are theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. So accounting principles are what? Set of rules, set of guidelines which every accountant has to follow while preparing books of accounts throughout the world. हाँ, अब इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी वो हर कंट्री में एप्लीकेबल है। हाँ, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कंट्री वैरी करते हैं, यानी हर कंट्री में एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, एक हेड होता है जो उस कंट्री के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। तो वो अकाउंटिंग बॉडी चाहे तो वही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर सकता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, या फिर वो अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस ला सकता है। जैसे इंडिया में जो अकाउंटिंग बॉडी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब को बनाने के लिए गाइडलाइंस इशू करती है, प्रिंसिपल्स बनाती है, उस बॉडी का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI ये भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज करते हैं। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक सेट ऑफ रूल्स हो गए, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हो गए। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में जो भी चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें वो रूल्स और वो गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। अब उसमें से कुछ रूल्स और गाइडलाइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, कुछ रूल्स और गाइडलाइंस को इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। सो आई गेस तुम्हें समझ में आ रहा है गैप क्या है। गैप है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस जो सभी अकाउंटेंट्स को फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वाइल डूइंग अकाउंटिंग। जैसे अगर मैं और सिंपल एग्जांपल बोलूं, जैसे तुम बच्चे हो, तुम अभी 11th में पढ़ रहे हो, तुम में से कुछ बच्चे सीबीएसई के स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तुम में से कुछ बच्चे आईसीएसई के स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो तुम जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे स्कूल वाले को क्या है, वही रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है जो सीबीएसई या आईसीएसई ने रिलीज किया है।
उन्हें वही सेट ऑफ सिलेबस फॉलो करना होता है जो सीबीएसई और आईसीएसई ने बताया है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्कूल टाइमिंग्स में उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है, आपके ड्रेस में उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, आपके नंबर ऑफ पीरियड्स में उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, टेस्ट लेने के तरीके में मॉडिफिकेशन कर दिया, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स का या जो गाइडलाइंस होती है वो हर स्कूल में मोटा मोटी एक जैसी होती है, बस कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करते हैं। सो ये भी वही है, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये सभी को फॉलो करना है, बस कंट्री वाइज थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होते रहता है, क्योंकि हर कंट्री के जो लॉ है, हर कंट्री का जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वैरी करता है। तो हर कंट्री में एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, वो उस कंट्री के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को या तो वैसे का वैसा ही अप्लाई करवा देती है या कहीं ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो ये पूरा चैप्टर यही प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हम आपको यही बताएंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ ऐसे एजम्पशंस है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो फंडामेंटली है, यानी उसके लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी होती है, उन्हीं को बोला गया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। पहला, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलता है कि जो बिजनेस है वो एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस चलते रहना चाहिए, आपका कहीं पे भी बिजनेस को बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस में 6 महीने करूंगा, बिजनेस में 2 साल करूंगा, बिजनेस में 10 साल करूंगा। जब तक बिजनेस आप एक प्रॉपर मैनर में रन कर सकते हो, जब तक आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, जब तक आप पे कर्ज का अंबार नहीं चढ़ा है, तब तक आप बिजनेस चलाते रहिए। हाँ, साल दर साल आपको लॉस हो रहा है, धीरे धीरे आपका कर्जा बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपको लॉसेज हो रहा है और अब आप बिजनेस को चला पाने की पोजीशन में नहीं हो, तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। लेकिन ये एजम्पशन यही बोल रहा है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका कोई भी इरादा नहीं है कि मेरे को कुछ समय के बाद बिजनेस को बंद कर देना है, वो तब तक चलाता रहेगा जब तक वो चला पाने की पोजीशन में है। So according to this assumption, it is assumed that business will continue for an indefinite time period. Indefinite time period means हमें नहीं पता वो कब तक चलेगा। अब जैसे मैंने ये क्लासेस 5 इयर्स बैक स्टार्ट की थी, ये 5th ईयर है। अब मेरे को नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम क्लासेस कब तक चलेगा। जब तक मैं चला सकता हूं, जब तक मेरी बॉडी ये गवाह दे रही है कि मैं ये बिजनेस को रन कर सकता हूं, साल दर साल बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे हैं, हमारी पोजीशन ठीक चल रही है, हम लॉसेस में नहीं जा रहे हैं, बच्चे हमारी पढ़ाई से सेटिस्फाइड है, तो हमारा बिजनेस क्या है, चलता रहेगा इनडेफिनेट टाइम तक। मेरे को नहीं पता ये कब बंद होने वाला है। And there is no intention to close the business in the near future. It is because of this concept we differentiate between revenue expenditure and capital expenditure. आपसे पूछ सकते हैं ड्यू टू विच प्रिंसिपल या ड्यू टू विच एजम्पशन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसका आंसर क्या होगा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जब मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, वैसा एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब क्योंकि आपका बिजनेस इनडेफिनेट टाइम तक चलने वाला है, तो आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे पता करो कि इससे बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट होगा या 1 साल के बाद। अगर 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो रहा है तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ले जाओ। अगर वो जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा तक कंटिन्यू रहने वाला है तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ले जाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बुक्स में कहीं और दिखाया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहीं और। तो वो तो सबसे पहले आप क्लासिफाई करो कि वेदर दैट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। सो गोइंग कंसर्न की वजह से, बिकॉज मेरे को पता है बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा,
तो मेरे को डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ये इससे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो इसको कैपिटल की कैटेगरी में लेके जाओ, इससे बेनिफिट 1 साल से कम मिलेगा तो इसको रेवेन्यू की कैटेगरी में लेके जाओ। सेकेंड एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। सो शायद चैप्टर वन में मैंने तुम्हें एडवांटेजेस में भी ये बात बताई थी, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने आपको एक ये बात बताई थी, कंपेरेबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने रिजल्ट्स को अपने पास के रिजल्ट से क्या कर सको, कंपेयर। आप अपने रिजल्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट से क्या कर सकते हो, कंपेयर। अब सिंपल सी बात है, कंपैरिजन तो तभी पॉसिबल होता है जब कंसिस्टेंसी होती है, या फिर सभी कोई एक जैसे सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर अलग अलग लोग अलग अलग रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंसी होगी नहीं, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं बहुत नॉर्मल सा एक एग्जांपल लूं, तुम सीबीएसई से 10th का एग्जाम दिए और तुमको आया मान लीजिए 90%, तो तुम्हारे रिजल्ट को मैं तुम्हारे दोस्त के रिजल्ट से कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज उसने भी एग्जाम किससे दिया है, सीबीएसई से। तो दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम रहा होगा, दोनों का सिलेबस सेम, तो कंपैरिजन जायज है। लेकिन मान लो तुमको सीबीएसई में 90% आया और तुम्हारा फ्रेंड आईसीएसई में है और उसको 85% आया, ठीक है, भले तुम दोनों 10th दिए हो, लेकिन एक सीबीएसई से दिया, एक आईसीएसई से दिया, कैसे कंपैरिजन है? एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, एक आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है, दोनों के सिलेबस में वास्ट डिफरेंस था, दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग था, कंपैरिजन कैसे जायज बनता है मेरे भाई? एक सीबीएसई बोर्ड से दिया, एक स्टेट बोर्ड से दिया है, कंपैरिजन नहीं बनता है। सो कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू कंपेयर योर रिजल्ट्स विथ योर पास्ट रिजल्ट्स, सो पास्ट में आपने जो रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो किए थे उसको भी कंसिस्टेंटली आप इस ईयर फॉलो करो, बिकॉज अलग अलग रूल्स और गाइडलाइंस और अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से कहीं ना कहीं रिजल्ट अलग अलग आता है, आगे हम पढ़ेंगे। सो अगर आप अलग अलग मेथड्स लगाओगे, लास्ट ईयर आपने कुछ और मेथड लगाया, इस ईयर आपने कुछ और मेथड लगाया, तो कहीं ना कहीं आंसर में कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ और मेथड से बना रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ और मेथड से बना रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन करना सही बात नहीं है। सो इफ यू वांट टू कंपेयर आवर रिजल्ट्स विद दैट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स और विद दैट ऑफ आवर पास्ट रिजल्ट्स, इट इज नेसेसरी कि we should consistently follow the same methods, we should consistently follow the same principles, we should consistently follow the same rules, all the competitors should follow the same method, same guidelines as issued by the accounting body, तब जाके क्या है, कंपैरिजन जायज बनता है, अदरवाइज कंपैरिजंस करने में प्रॉब्लम आएगी। आप मान लीजिए इंडिया के रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे, आपका फ्रेंड बोल रहा है नहीं मैं अमेरिका के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, तो उनका रूल्स और गाइडलाइंस अलग है, हमारा रूल्स और गाइडलाइंस अलग है, दोनों अलग अलग रूल्स और गाइडलाइंस से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अलग आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए लैंड है 5 लाख की, आपने 2015 में खरीदी, और वैल्यू ऑफ लैंड इन 2020 है 10 लाख। तो इंडिया में जो रूल है वो बोलता है लैंड को आपने जिस वैल्यू में खरीदा था उसी वैल्यू में आपको बुक्स में दिखाना है ईयर आफ्टर ईयर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में क्या रूल है, लैंड को आपने जिस वैल्यू में खरीदा था आपको उसी वैल्यू में लैंड को दिखाना है ईयर आफ्टर ईयर। तो इन 2020 हम लैंड की वैल्यू अपनी बुक्स में कितनी दिखाएंगे, 5 लाख, बिकॉज हम इंडिया के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सेम मैनर मान लो अगर तुम लास्ट ईयर इंडिया के रूल्स को फॉलो कर रहे थे, मान लो 2019 में
तुम इंडिया के रूल्स को फॉलो कर रहे थे और 2020 में तुमने इंडिया के रूल्स को हटा के तुमने विदेश के रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो विदेश में क्या बोलता है कि आप लैंड की वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू दिखाइए, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 10 लाख। अगर आप इंडिया के रूल्स फॉलो करोगे तो लैंड की कुछ और वैल्यूज आपके बुक में दिख रही है, अगर आप विदेश के रूल फॉलो करोगे तो लैंड की कुछ और वैल्यू दिख रही है, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम बुक्स देखोगे तो तुम ये बोलोगे अच्छा 5 लाख की लैंड पिछले साल थी, इस साल 5 लाख की लैंड और खरीदी तो हो गया 10 लाख। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये लैंड तो वही है जो पहले थी। भारत का रूल बोलता है जितने में लैंड खरीदे थे उतने में ही बुक्स में दिखाओ साल दर साल। विदेश का रूल बोलता है नहीं, जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से लैंड का वैल्यू दिखाओ, तो उसके हिसाब से आंसर कुछ और आएगा। सो कंपैरिजन करना फिर मुश्किल हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही बोलता है कि ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली यू शुड फॉलो द सेम मेथड, सेम रूल, सेम गाइडलाइंस, then only comparison is suitable, otherwise comparison is a difficult task. So according to consistency assumption, accounting practices once selected should be applied consistently year after year. This will help the interested users to understand and compare the results of one year with that of previous year. If law or accounting standard requires, then current accounting practices can be changed. अब मान लो अचानक से अकाउंटिंग बॉडी बोल रही है कि नहीं रूल बदलो, अब हम लोग भी फॉरेन का रूल फॉलो करेंगे। तो अब जो गाइडलाइंस बनाती थी जो इंस्टीट्यूट, उसी ने बोल दिया कि रूल बदलना है, तब तो आपको भी रूल बदलना पड़ेगा। बात समझ लो, अगर मान लो सीबीएसई ने बोल दिया सिलेबस चेंज करना है, तो कोई स्कूल थोड़ी उससे बहस लड़ा सकता। जो सिलेबस बनाता है उन लोगों ने ही बोल दिया कि सिलेबस चेंज करना है, तो फिर आपको भी चेंज सिलेबस अब लागू करना पड़ेगा। तो वही बात है कि साल दर साल तो वही प्रैक्टिस फॉलो करो, लेकिन अगर जो बॉडी रूल्स और गाइडलाइंस बना रही है उन लोगों ने ही बोल दिया कि नहीं चेंज करना है, अब आगे से ये रूल फॉलो करना है, तो आपको भी फिर वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी एजम्पशन यही बोल रहा है, कंसिस्टेंटली फॉलो द सेम मेथड, सेम रूल, सेम गाइडलाइंस, कोई चेंज मत करो, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। हाँ, अगर कंट्री का लॉ, कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी बोल रही है चेंज करना है, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। थर्ड, एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन तुम कहीं ना कहीं वाकिफ हो, चैप्टर 1 एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, और मैंने बताया था हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। सो एक्रूअल एजम्पशन भी यही बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय यू शुड फॉलो एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या था? वी शुड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ करेंट ईयर, वी शुड रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर, whether payment has been made or not made. We should record all the incomes of current year, whether amount has been received or not received. We should record all cash transactions and credit transaction. ठीक है? So according to accrual assumption, a transaction is recorded in the books at the time when it take place and not when settlement take place. एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? जिस समय वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस समय उसका बिल वगैरह बन गया, जिस पीरियड का वो ट्रांजैक्शन है, उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि जब उसका सेटलमेंट होगा। मान लो 1 जून को मैंने पार्टी को 10 लाख का माल सेल किया, बिलिंग हो गई, और वो मेरे को 1 जुलाई को पैसा दे रहा है, तो कैश बेसिस तो बोलता है कि 1 जुलाई को रिकॉर्ड होगा, बिकॉज पैसा 1 जुलाई को मिला। लेकिन हम एक्रूअल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, वो बोलते हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन उसकी बिलिंग हो गई है, उस दिन वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बिलिंग 1 जून को ही हो गई थी, तो हम सेल अपने बुक्स में 1 जून को दिखाएंगे, ना कि 1 जुलाई को। ठीक है? मान लीजिए आपके इस साल का 10,000 रेंट बाकी है, आपने सर्विसेज एंजॉय कर ली है, 10,000 रेंट आपका बाकी है, लेकिन आप रेंट इस साल ना पे करके अगले साल पे कर रहे हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है, एक्रूअल प्रिंसिपल बोलता है कि बिकॉज वो 10,000 का रेंट ईयर 2020 का था, तो वो ईयर 2020 में ही रिकॉर्ड होगा, ना कि ईयर 2021 में।
समझ में आ रही है बात? मान लीजिए 2019 की सैलरी आप 2020 में पे कर रहे हैं, तो कैश बेसिस तो बोलता है जब पे किए तब रिकॉर्ड करिए, लेकिन एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिकॉज वो सैलरी 2019 का था तो 2019 में ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, 2020 में नहीं रिकॉर्ड होगा। जब वो चीज हुई है तभी रिकॉर्ड होगी, जब उसका सेटलमेंट होगा तब नहीं। गेटिंग? और जिनको अभी भी कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में दिक्कत है, प्लीज आप चैप्टर 1 के वीडियो 3 या वीडियो 4 में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जितने भी वीडियोस अभी तक हमने डाल चुके हैं वो आपको मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज में। फर्स्ट आई स्टार्टेड विद चैप्टर 1, चैप्टर 2, देन दिस इज चैप्टर 3। हाँ, अगर आप रैंडमली चैप्टर 3 उठा रहे हैं आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, तो आपको सीक्वेंस में डे 1 से चलना पड़ेगा तो क्लियर होगा, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी ही रहेगी। कुछ बच्चे मैंने देखे वो डायरेक्टली वीडियो 4, वीडियो 5, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और फिर कुछ समय के बाद वो कमेंट कर रही है, मैसेज कर रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है। मैं उनसे पूछा क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा वीडियो स्टार्ट किया, वो बोल रहे सर डे 1 वीडियो 4, डे 2 चैप्टर 2 वीडियो 1। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए नया, आपको सब्जेक्ट की एबीसीडी भी नहीं पता, तो जब आपको सब्जेक्ट की एबीसीडी भी नहीं पता आप डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करोगे तो दिक्कत आनी है। आप डे 1 से स्टार्ट करो ना, चैप्टर 1 डे 1, फिर उसके बाद बताओ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, फिर उसके लिए हम हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड और व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। आप कोई भी बुक्स में रेवेन्यू इनकम को कब दिखा दोगे, जैसे आपने माल बेच दिया या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ना कि जब उसका पैसा मिलेगा। मैंने आपको 11th की पढ़ाई 2020 में कराई और आप मेरे को बोल रहे हो सर फीस हम 2021 में देंगे, तो ठीक है पैसा मेरे को 2021 में मिलेगा, लेकिन बिकॉज मैंने आपको सर्विसेज 2020 में दी थी तो वो जो फीस है वो मैं किस ईयर की इनकम मानूंगा, 2020 की। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड नॉट व्हेन पेमेंट इज मेड। इसके मैंने अभी आपको 2-3 एग्जांपल दिए। As per accrual assumption, both cash and credit transaction are recorded in books of accounts. According to accrual assumption, हम cash transaction भी books of accounts में record करते हैं और credit. Cash basis क्या बोलता था, सिर्फ cash transaction, लेकिन books of accounts बनाते समय हम लोग accrual principle follow करते हैं जो बोलता है cash transaction भी record करना है और credit भी। सो 3 एजम्पशन हो गए। पहला था हमारा गोइंग कंसर्न, बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा, हमारा कोई पर्पस बिजनेस को बंद करने का नहीं है। हाँ, जब तक चला पाने की पोजीशन में है, रन करने की पोजीशन में, तब तक चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो मेथड, जो रूल्स, जो गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हो वो फॉलो करते रहिए, तभी आप अपने एक ईयर के रिजल्ट्स को पास के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। जो सभी मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, सभी कोई एक जैसा मेथड्स फॉलो करो तो कंपैरिजन अलाउ पॉसिबल है। और थर्ड, एक्रूअल एजम्पशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग एक्रूअल बेसिस से बनाएंगे, ना कि कैश बेसिस से। अब आते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसका भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया था जब मैं तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रहा था, उसमें जब मैं तुम्हें कैपिटल पढ़ा रहा था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डे 1 से तुम्हें बता रहा हूं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम जो रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, हम बिजनेस का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं कि ये जो हमने बिजनेस सेटअप किया है, ये बिजनेस सेटअप करने से क्या रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी चल रही है, बिजनेस की, ना कि ओनर की। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है ओनर एक अलग एंटिटी है
और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि मेरा नाम है, मैं ओनर हो गया, बिजनेस का नाम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वीरेंद्र सिंह राठौड़ की एक अलग एग्जिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम क्लासेस की अलग एग्जिस्टेंस है। तो आप कभी भी कोई भी पूछे कहां पढ़ते हो, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम क्लासेस में। यूट्यूब में आप किसके वीडियोस देख रहे हो, इक्विलिब्रियम क्लासेस के। आपको जो भी फी रिसिप्ट या एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, इक्विलिब्रियम क्लासेस के। आपके पास जो मटेरियल है वो किस नाम से है, इक्विलिब्रियम क्लासेस। मेरा नाम तो कहीं भी नहीं है, मैं आपको जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूं आप देख लो, वहां पे किसका नाम लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम क्लासेस का। मेरा नाम तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। सो लॉ और अकाउंट की नजर में ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। मुकेश अंबानी इज द ओनर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द नेम ऑफ द बिजनेस। मुकेश अंबानी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है। Bill Gates is the name of the owner, Microsoft is the name of the business. So owner की अलग एग्जिस्टेंस, बिजनेस की अलग एग्जिस्टेंस। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नजरिए से ओनर अलग, बिजनेस अलग। और क्योंकि हमें बिजनेस का रिजल्ट बनाना है, जानना है, तो जो भी बुक कीपर होगा, जो भी अकाउंटेंट होगा, वो किसके नजरिए से बुक कीपिंग और रिजल्ट निकालेगा, बिजनेस के नजरिए से। तो अब जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो किसके नजरिए से सोचना है, बिजनेस के नजरिए से, ना कि ओनर के नजरिए से। यहां तक समझ में आ रहा है। फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर के तरफ से कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ओनर ही बिजनेस में पैसा लगाएगा, ओनर ही बिजनेस में तरह तरह की मशीनें ये सब प्रोवाइड करेगा, ओनर ही लैंड वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो ओनर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है हम उसको क्या बोलते थे, कैपिटल। ओनर कैपिटल लगाया। बिजनेस के लिए कैपिटल एक क्या है, लाइबिलिटी। बिजनेस के नजरिए से कैपिटल इज अ लाइबिलिटी बिकॉज इन फ्यूचर जब बिजनेस बंद होगा, या मान लो 2-4 ओनर है, एक ओनर छोड़ के जा रहा है, तो फिर बिजनेस को वो सारा का सारा पैसा उस ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा, या जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस बनेगा वो बिजनेस को उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मान लो ना 3 ओनर है, एक ने 10 लाख लगाए, फर्स्ट ओनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाए, सेकेंड ओनर ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए, और थर्ड ओनर ने मान लो 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए। 3 ओनर है, 3 पार्टनर है। जरूरी थोड़ी है कि एक बिजनेस में एक ही ओनर होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं। तो 3 पार्टनर है, एक ने 10 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 1 लाख लगाया। कुछ समय के बाद तीनों में डिस्प्यूट हो गया, और वो जो थर्ड बंदा है वो बोल रहा है मैं बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूं। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बस जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। अब जब वो जाएगा छोड़ के, तो वो तो बोलेगा ना ये जो 1 लाख मैंने लगाया है ये मेरे को रिटर्न करो, और रिटर्न करना भी पड़ेगा। तो बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया दैट इज कैपिटल, दैट कैपिटल इज लाइबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आफ्टर अ टाइम व्हेन द ओनर विल लीव, उसका जो भी बैलेंस बचेगा बिजनेस को, वो बैलेंस उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं सोच रहे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ लाइबिलिटी। गेटिंग? सो 1 मार्क में पूछता है ये कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल वी कंसिडर ओनर या कैपिटल एज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो उसका आंसर क्या होगा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। As per this principle, business and owner are two separate entities from accounting point of view. Business अलग, owner अलग. Transaction are recorded in books from business point of view and not from owner's point of view. Because books business का बन रहा है, तो कोई भी transaction होगा वो business के नजरिए से सोचा जाएगा, ना कि owner के नजरिए से. It is because of this concept owner is treated as an outsider from business point of view. क्योंकि इसने पैसा लगाया है तो बिजनेस को ये पैसा रिटर्न करना है, तो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो डे 1 याद करो, चैप्टर 1 जब मैं तुम्हें अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा रहा था, फर्स्ट स्टेप होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कि वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। सेकेंड स्टेप याद करो क्या था? मेजरमेंट। मेजरमेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो चीजें क्वालिटेटिव नेचर की होती है, जो शायद एज अ ओनर आई वांट टू नो, बट जिसको बुक कीपर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं क्लासिफाई कर सकता, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकता, वो सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। जब मैं लिमिटेशन पढ़ा रहा था वहां पे भी ये लिमिटेशन आया था। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही बोलता है कि इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली दोज इवेंट्स, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर विल बी रिकॉर्डेड व्हिच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जिनको मनी के टर्म्स में बताया जा सकता है। जिन चीजों को मनी के टर्म्स में नहीं बताया जा सकता वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। ये सब चीजें कॉपी में लिखते रहना ना, बिकॉज ये सब तुम्हारे नॉलेज को ही इनहैंस करेगा। 2 कॉपी बनानी है, एक क्लास वर्क की, एक होमवर्क की। होमवर्क अभी मैं दे नहीं रहा, होमवर्क मैं आने वाले दिनों में दूंगा। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है वो रिकॉर्ड होगा, जो चीजें क्वालिटेटिव नेचर की है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे $10,000 का ऑफिस रेंट गया है, रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि कितना का रेंट गया है, 10,000 का, तो आप मॉनेटरी टर्म्स में बता पा रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है। सैलरी पेड टू स्टाफ 5,000, ये भी रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 5,000। फिफ्टी 50% ऑफ स्टाफ इज डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान है, हो सकता है चोरी चकारी करते हो। 30% ऑफ स्टाफ इज नॉट पंक्चुअल, यानी लेट से आना जाना, जल्दी भाग जाना। तो अब ये सारी चीजें भी ओनर जानना चाहता है, लेकिन ये सारी चीजें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज इन सब चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में आप नहीं बता सकते। आपका 50% स्टाफ डिसऑनेस्ट है, तो उसको रुपए में बोलिए कितना, 5 लाख का स्टाफ डिसऑनेस्ट है, 3 लाख का स्टाफ डिसऑनेस्ट है, 10 लाख का स्टाफ डिसऑनेस्ट है। कोई नहीं बता सकता कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। आपका स्टाफ पंक्चुअल नहीं है तो ठीक है, ये तो एक एट्रीब्यूट है, आप बोल सकते हो वो पंक्चुअल है, वो पंक्चुअल नहीं है। लेकिन कितने रुपए का पंक्चुअल है ये कौन बोल सकता है? उसकी कितने रुपए का वो पंक्चुअल नहीं है ये कौन बता सकता है?
कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी या तो आप में प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन उस क्वालिटी का मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा, नोबडी नोज। सो बिकॉज ये क्वालिटेटिव नेचर की चीजें हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही बोलता है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर क्वालिटेटिव इन नेचर, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जो चीजें क्वालिटेटिव इन नेचर होती है उन चीजों को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो वर्ड टू वर्ड में भी वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अभी मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाया था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जिसमें हमने पढ़ा बिजनेस एक क्या है, गोइंग कंसर्न, वो एक इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। अब सोच के देखो, मेरा खुद का बिजनेस है, 5th ईयर चल रहा है, कब तक चलेगा नोबडी नोज। 10 साल चल सकता है, 5 साल चल सकता है, 15 साल, 20 साल, हो सके तो 30 ईयर्स चले या उससे आगे चले, आने वाली जनरेशन उसको आगे कंटिन्यू करे, हो सकता है। तो क्योंकि एक बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, कब तक चलेगा नोबडी नोज, तो अब उसका रिजल्ट कब निकालें, बिजनेस बंद होने के टाइम उसका रिजल्ट निकालें क्या। सोच के देखो, तुम पढ़ रहे हो, तुम कितने सालों से पढ़ रहे हो, आई गेस अब तुम 11th में आ गए हो, तो 10 और LKG UKG ये सब प्री नर्सरी प्रेप वगैरह जोड़ दो तो तुम लास्ट 12-13 ईयर्स से पढ़ रहे हो, और अभी तुम आगे भी पढ़ते रहोगे। कब तक पढ़ते रहोगे किसी को नहीं पता, हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करें, हो सकता है कुछ बच्चे आगे तक जाए, PhD वगैरह करें। कितने सालों तक पढ़ोगे ये एग्जैक्ट कोई नहीं जानता। सेम मैनर बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, वो लंबे समय तक चलता रहेगा, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। तो अब बिजनेस का अगर रिजल्ट जानना है कि बिजनेस करने से हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो अब इसके लिए बिजनेस बंद होने का वेट थोड़ी करेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम नॉलेज गेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए थोड़ी है कि हम तुम्हारे पूरा पढ़ने तक का वेट करेंगे और तब तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तुम नॉलेज गेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही है, ये जानने के लिए टाइम टू टाइम तुम्हारा क्या करवाया जाता है, टेस्ट, टाइम टू टाइम तुम्हारा क्या लिया जाता है, एग्जाम, जिसके बेसिस पे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल वालों को ये पता चलता है कि क्या बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या बच्चा अगली क्लास में जाने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेम मैनर यहां पे भी, क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, तो बिजनेस के रिजल्ट जानने के लिए हम एंड का वेट करने वाले नहीं हैं। मान लो ना तुम्हारा बिजनेस यहां स्टार्ट हुआ, यहां एंड हो रहा है, तो हम एंड तक का वेट नहीं करने वाले, हम बीच में ही कभी कभार तुम्हारा क्या निकालते रहेंगे, रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट निकाल देंगे, यहां पे रिजल्ट निकाल देंगे, एंड सो ऑन। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत लंबी है, और कब उसकी लाइफ खत्म होगी कोई नहीं जानता। तो उसकी लाइफ एंड होने तक वेट मत करिए, टाइम टू टाइम उसकी लाइफ को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, और हर पीरियड के एंड में उसका रिजल्ट जानिए। अब जैसे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो जिनके बिजनेस में कम कैपिटल लगा है, तो वो लोग तो एक एक साल में अपने बिजनेस का रिजल्ट जानते हैं, लेकिन जिन जिन बिजनेस में बहुत पैसा लगा है, करोड़ों अरबों रुपया लगा है, तो वो एक साल तक वेट नहीं करेंगे। तो वो अपने बिजनेस का रिजल्ट या तो साल में 2 बार, हर 6-6 महीने में, या साल में 4 बार, हर क्वार्टर के बाद, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दीजिए। जनरली 3 तरह के होते हैं, या तो ईयरली होता है, या हाफ ईयरली होता है, या फिर क्वार्टरली होता है। तो उस बेसिस पे आप उस
पीरियड एंड होते ही आप बिजनेस का रिजल्ट जानिए। रिजल्ट अगर सही आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस लाने की जरूरत है। तुम कभी भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो तो दैट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट रिजल्ट। तो पहले रिजल्ट तो निकालो, फिर फ्यूचर का प्लानिंग होगा। सो वी प्रिपेयर, मैं वर्ड टू वर्ड अब पढ़ रहा हूं। We prepare books of accounts on the basis of going concern concept, that is business will continue for an indefinite time period. In order to know financial performance क्या था? Profit या loss. Financial position आपकी financial health अच्छी है या खराब. We divide the life of business into smaller periods and we call them as accounting periods. बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ताकि हर पीरियड के एंड में हम बिजनेस का क्या निकाल सके, रिजल्ट। thus it will be helpful for interested users to know the result from time to time and thus they can make timely decision for the future। देख लो, समझ में आ रहा है व्हाट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज। तुमको हो सके इस पे केस स्टडी दे दे, बोल देगा कि हमने बिजनेस सेटअप किया है और एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट 5 साल बाद एंड होगा। तो एक मैनेजर बोल रहा है कि रिजल्ट हम 5 साल के बाद ही निकालेंगे जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एंड हो जाए। कोई उसको टोक देगा, नहीं भैया ऐसा करेंगे तो एक प्रिंसिपल का वायोलेशन हो रहा है। तो तुमसे पूछेगा कौन से प्रिंसिपल का वायोलेशन हो रहा है और फिर तुम बोलेगा कि उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। तो बोल रहे 5 साल बाद रिजल्ट निकालेंगे, तो 5 साल तो बहुत लंबा टेन्योर होता है। 5 साल में तो बहुत कुछ ठीक किया जा सकता था। जरूरी थोड़ी आपका प्लान एकदम परफेक्ट प्लान होगा, बीच बीच में कहीं भी खराबी आ गई। तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आपको अपने प्रोजेक्ट की जो लाइफ थी वो 5 साल थी, बहुत लंबा पीरियड है। और क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 5 साल चल रहा है इसका मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, करोड़ों रुपए उसमें लगे होंगे। तो इतना लंबा टाइम मत लीजिए, आप उसकी लाइफ को छोटे पीरियड्स में डिवाइड करिए और छोटे पीरियड्स के एंड में उसका रिजल्ट जानिए। सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो वेल एंड गुड है, चलते रहिए। सब कुछ अगर ठीक नहीं चल रहा है तो फिर चेंजेस लाने की जरूरत है। अगले प्रिंसिपल पे आते, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल जा रहा है फुल डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं या जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, वी शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें छुपानी चाहिए, ठीक है। ये हमने लिमिटेशन में पढ़ा था, विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन पॉसिबल है। बहुत बार अकाउंटेंट्स बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए वो बहुत सारी चीजें छुपा देते हैं, तो वो फिर प्रिंसिपल का वायोलेशन है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर हमें बिजनेस का करेक्ट रिजल्ट चाहिए, अब रिजल्ट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। अगर हमें बिजनेस का करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो वी शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग, देन ओनली विल बी इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी चीज आप छुपा लोगे तो फिर हम करेक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तुम गए घर में और बोल रहे हो मम्मी पापा को कि देखिए इंग्लिश में हमको 95 आया, बहुत बढ़िया बात है। तुम बोल रहे हो कि हमको एसएसटी में 94 आया, अरे बहुत बढ़िया बात है। तुम बोल रहे हो हमको संस्कृत में 99 आया, अरे वाह। इंग्लिश में 95, एसएसटी में 94, संस्कृत में 99, पेरेंट्स लड्डू पे लड्डू खिला रहे हैं। और अब तुम साइड होके निकल लिए, पेरेंट्स तो खुश, बच्चे को हर सब्जेक्ट में 90+ आया। उतने देर में तुम्हारा भाई बहन पीछे से पूछ दिया मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना आया। तुम तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स बता के लड्डू खा के निकल रहे थे। उतने देर में भाई बहन होते इसीलिए हैं, भगवान ने उनको बनाया इसलिए है। उसमें से किसी ने बोल दिया भाई मैथ में कितना आया ये भी तो बताता जा। बहन ने बोल दिया साइंस में कितना आया ये भी तो बताता जा। और तुम भाग रहे हो, अरे निकलो भाई निकलो। उतने देर में पेरेंट्स पूछ दिए, अरे बाबू मैथ में कितना आया, साइंस में कितना आया। अब जब पूछ दिए तो बताना तो पड़ेगा। तुम बोल रहे हो मैथ में आया 40,
और साइंस में आया 20। तो चलो मैथ में पास तो कर गए, लेकिन परसेंटेज तो इतना डाउन हो गया, साइंस में तो तुम फेल कर गए हो। तो जब तुम एक सब्जेक्ट में फेल कर गए तो फेल कर गए। सो तुम 3 चीज बता के निकल रहे थे जिससे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि बच्चे को 90% अबव आया है। अब जैसे ही 2 चीज और डिस्क्लोज हो गई तब तो तुम्हारा रिजल्ट एकदम 90% से निकल के 70% कहीं चला जाएगा और तुम तो फेल हो गए हो। तो तुमने अपना पूरा रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं किया था, जिसके कारण तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सही रिजल्ट का आकलन नहीं बैठा पाए। बाद में जब तुमने किया तब उनको पता चला कि बच्चे ने तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया है, भले 3 सब्जेक्ट में अच्छा किया है बट 2 सब्जेक्ट में तो उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। तो सेम मैनर, अगर आपको बिजनेस का करेक्ट रिजल्ट जानना है तो यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। अगर आप कुछ चीजें छुपा लोगे तो फिर कोई भी उसका करेक्ट रिजल्ट या करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। So full disclosure principles state that we should disclose all material and relevant facts related to business in the books. Books business की बन रही है, so सिर्फ business से related जो material facts है, जो relevant facts है वो रिकॉर्ड होने चाहिए। जो immaterial चीजें जिनका business से कोई लेना देना नहीं है वो नहीं रिकॉर्ड करना है। If transactions are immaterial to business, that is not related to business, then it should not be recorded in books of accounts. जिन ट्रांजैक्शन का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। So I guess easy principle था फुल डिस्क्लोजर। 5-6 प्रिंसिपल्स और रह गए, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। बाकी बचे प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा और फिर हम क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी अभी मैं बहुत इजी टॉपिक उठाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हम जिसे बोलते हैं वो बेस खड़ा कर देता है प्रैक्टिकल के लिए, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जर्नल लेजर इन सब की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सो अच्छे से तुम पूरा का पूरा आज का लेक्चर अच्छे से देखो। पास के लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले पास के लेक्चर्स देखो। पास के लेक्चर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तुम उस लिंक पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस में दिया गया है, तो तुम पहले सीक्वेंस में पूरा देखो, तब तुम इस लेक्चर पे आओ तो तुमको जाके चीज क्लियर होगी। मिड से तुम कहीं भी उठाओगे तो तुमको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन दबाओगे हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को हमारे सर्विसेज से अच्छा लग रहा है, उन्हें चीजें समझ में आ रही है। हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास जितना नॉलेज है वो पूरा का पूरा नॉलेज हम आपके साथ बांट सके। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं, अगर लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, उन्हें भी दिक्कत आ रही है, तो उनकी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। सो आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो गाइस हैव अ नाइस डे देन। हाँ, आज ईद है, आप सभी को ईद मुबारक। त्योहार का दिन है, अपने फैमिली के साथ त्योहार मनाइए, हंसिए, खेलिए और अकाउंटेंसी हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर हम शायद परसों डालेंगे, तब तक के लिए आप ये पूरा कर ले और पास में भी कुछ छूटा है उसको भी कवर अप कर ले। मैं फिर कहूंगा डाउट्स वगैरह कुछ भी क्रॉप अप हो रहा है आपके दिमाग में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे देन।